आइए, नमस्कार सबको। 4 बज चुके हैं और आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। रेखा वर्मा जी, शुभम त्रिपाठी जी उपस्थित हो गए हैं समय पर। कल मेरा व्याख्यान नहीं हुआ था कि कल वैसे मैंने सूचना दे दी थी नवीन जी को कि सबको सूचित कर दें, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण वेबिनार था। इस वजह से कल 4 बजे मैं आपके समय को उपस्थित नहीं हो पाया। प्रमोद कटारिया जी उपस्थित हो गए हैं, उषा तभानी जी, ज्योति पाल जी, वैशाली जी, अंकिता सिंह, समय पर उपस्थित होने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम आधिक्य के बारे में चर्चा हुई थी। आज हम लोग चर्चा करेंगे गृहिणी या संग्रहणी कह सकते हैं, या आईबीएस पर आज चर्चा की जाएगी। कुछ प्रश्न हैं, उनके बारे में उत्तर देना उचित होगा। डॉक्टर विकास महाजन कोविड पेशेंट है, उनका ऑक्सीजन सपोर्ट 8 दिन से है और रिकरिंग फीवर रहता है। चूँकि अभी ऑक्सीजन के सपोर्ट में हैं, इसलिए जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो खाने में हो सकता है उसको परेशानी जाए। ऑक्सीजन सपोर्ट जब ख़त्म हो जाए तब ऐसी अवस्था में वासावलेह 1-1 चम्मच दिन में 3 बार, संजीवनी बटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, फीवर है इसलिए अमृतारिष्ट 4 चम्मच दवाई पानी के साथ, भोजन के बाद इसका प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। लेकिन मुख्य ट्रीटमेंट वासावलेह। अगर भारंग्यादि क्वाथ हो तो भारंग्यादि क्वाथ का भी सेवन दिन में 2-3 बार कराएं, इससे भी रोगी को आराम मिलेगा। इसके अलावा एक और ट्रीटमेंट बहुत लोग कर रहे हैं पूरे देश में, नींबू रस 2 बूंद नाक में टपकाएं। इससे ऐसा कहा जाता है कि कोरोना के जो वायरस हैं, जो कोरोना है वो नष्ट हो जाता है। 2 बूंद दक्षिण नासा में, 2 बूंद वाम नासा में। और नींबू, गर्म पानी, सेंधा नमक और हल्दी, इनका अच्छी तरह गार्गलिंग कराएं। ये 2 ट्रीटमेंट देने से ही बहुत रोगी ठीक हो रहे हैं। ऐसा एक कर्नाटक के व्यक्ति हैं जो वो ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें नुकसान है नहीं। नींबू रस 2 बूंद डालना है, वो डाल के आप देखें। उनका कहना है कि इसके डालते ही आधा घंटे बाद इन कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो इसका प्रयोग करना चाहिए। हानिप्रद कोई चीज़ ऐसी है नहीं इसमें। मनोरंजन साहू, इन्होंने पूछा है, मैंने एक योग बताया था गर्भाधान के समय देने के लिए। गिलोय, वट की जड़ जो लटकी रहती है वो, और पीपल के पत्ते 5, इनको पीस करके प्रातःकाल सूर्योदय के पहले इसको सूंघना है और सूंघने के बाद इसको पान करना है। वैक्चुअली देखा जाए तो इसका प्रयोग 3 से 4 माह की गर्भावस्था में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरे समय भी दें तो इससे कोई नुकसान तो होने वाला है नहीं, बल्कि पोषण ही होगा। तो आप, जैसा आपको कहना है कि हम लगातार दे सकते हैं क्या, तो दे सकते हैं। कोई इसमें कोई ऐसी दवा नहीं है कि गर्भ में कोई परेशानी करे। डॉक्टर सोनम गोहाने ने पूछा है, उनका कोई पेशेंट है, मस्कुलर पेन हो रहा है राइट आर्म में और फिंगर तक,
जाता है दर्द। तो ये जो लक्षण आप बता रहे हैं ये अपवाहुक के लक्षण हैं। 2 प्रकार की व्याधियां होती हैं, अपवाहुक और विश्वाची। अपवाहुक में वेदना आर्म के ऊपर से और नीचे की ओर अंगुलियों तक आती है, ये अपवाहुक है। और अंगुलियों से ऊपर की ओर जो वेदना जाती है उसको विश्वाची कहते हैं। तलम प्रत्यंगुलानाम कंडराम बाहो पृष्ठा बाहो कर्म क्षयकरी विश्वाची चेति शौचते। दूसरा आपने बताया कि राइट नी जॉइंट में क्रेपिटेशन है, दर्द होता है। राइट हैंड की फिंगर्स जो हैं उनमें भी दर्द होता है। तो इसमें सर्वांग अभ्यंग, जहाँ जहाँ दर्द होता है वहाँ अभ्यंग करें। अभ्यंग करने के पश्चात पत्रपिंड श्वेत करें। पत्रपिंड श्वेत में आपको तत्काल लाभ पेशेंट को प्राप्त होगा। संभव हो तो एरंडमूल आदि वस्ती और सहचर की अनुवासन वस्ती, कम से कम 16 वस्ती इस पेशेंट को दें। और पत्रपिंड श्वेत अभ्यंग लगातार 20-21 दिन तक करें। महायोगराज गुगुलू 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को। एकांग वीररस 125 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम और महावात विध्वंसन 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ देवें। पंचकोल क्वाथ 30 ml। कई बार ये पंचकोल क्वाथ नहीं मिलता है तो महारासनादि क्वाथ 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम इसका प्रयोग करें। तेल मसाज के लिए भी तेल का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए सेंधवारी तेल, गुड़चादी तेल और मुरुवन्ना तेल, ये तेल अभ्यंग के लिए लाभकारी हैं। इसमें वेदना का शमन हो जाता है। यदि आपने पत्रपिंड श्वेत बंद कर दिया है तो अभ्यंग करने के बाद आप नाड़ी श्वेत करें। नाड़ी श्वेत से भी रोगी को निश्चित रूप से आराम मिलेगा। क्योंकि क्रैप्स हैं जानू में, इसके माने निश्चित है पेशेंट जो है 50-60 के ऊपर होगा। क्रेपिटेशंस हैं। ऐसी अवस्था में जानुवस्ती का भी प्रयोग आप करें। जानुवस्ती का प्रयोग करने के बाद फिर आप पत्रपिंड श्वेत करें तो निश्चित रूप से अच्छा लाभ पेशेंट में प्राप्त होगा। डॉक्टर KN गंगवार, इन्होंने हाइपरकैलेमिया इन CKD, क्रॉनिक किडनी डिसऑर्डर्स में हाइपरकैलेमिया है। तो पहली बात तो जिससे पोटेशियम की मात्रा जिन फलों में होती है उनको या तो बिल्कुल छोड़ दें या बहुत कम कर दें। जैसे मशरूम, पोटैटो, बनाना, ऑरेंज और ककड़ी आदि, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। ककड़ी का तो फिर भी ले सकते हैं क्योंकि किडनी के लिए लाभप्रद है। बाकी और जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल छोड़ दें। और CKD का ट्रीटमेंट करेंगे तो हाइपरकैलेमिया भी आराम होगा। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में बहुत प्रसिद्ध वस्तु जो मैं देता हूँ वह है वर्णादि क्वाथ और तृणपंचमूल क्वाथ। ये 50-50 ग्राम, ज़्यादा सीवियर हो तो 100-100 ग्राम ले लीजिए। 200 ग्राम हो गया। और 1200 ml पानी डाल करके 300 ml शेष रहने तक पकाएं, छान लें। इस 300 ml काढ़े में गोमूत्र 50 ml और त्रिफलाघृत 50 ml, यवक क्षार 10 ग्राम और 5 ग्राम सेंधव मिला करके 16 वस्तियाँ इस पेशेंट को देवें CKD में। 16 दिन के बाद 7 दिन गैप कर लें, अब पुनः 16 दिन देवें। ऐसा करने से रोगी में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा त्रिफलाचूर्ण, वायविडंग, गिलोय, नागरमुथा
गोक्षुर और मकोए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, त्रिफला, नागरमोथा, गिलोय, गोक्षुर, विडंग, मकोए, इनका बारीक चूर्ण बना लें। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। इसके काढ़े का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, काढ़े का भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा गोक्षुरादि गुल, अमृतादि गुग्गुलु 2-2 गोली दिन में 2 बार। काढ़ों में फलत्रिका आदि क्वाथ इसमें अच्छा लाभ करता है। डॉक्टर अनिल गहलोत, कोरोना पेशेंट कितने दिनों में ठीक हो जाता है? अगर प्रारंभिक अवस्था में आ जाए तो निश्चित रूप से आप उसको 10-11 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। ठीक करने का तरीका वही है, व्याधि क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें, गिलोय घनबटी, अश्वगंधा कैप्सूल, तुलसी घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार दें। साथ में काढ़े का सेवन करें, या तो आयुष का काढ़ा जो मिलता है उसका प्रयोग करें या खुद बना सकते हैं आप। और मेरे हिसाब से मुलैठी, गिलोय, कंठकारी, मुलैठी, गिलोय, कंठकारी, यह काढ़ा भी बड़ा इसमें उपयोगी रहेगा कोरोना के पेशेंट में। साथ में अणुतैल देवें, 2 दिन अणुतैल और तीसरे दिन नींबू सुरस 2 बूंद दक्षिण नासा में और वाम नासा में, दोनों में डालें। ऐसे 2 कोर्स कर लें, यानी 2 दिन अणुतैल और 2 दिन नींबू रस, 2 बूंद दक्षिण में, 2 बूंद लेफ्ट में। और गार्गलिंग करें, नींबू का रस डाल लें पानी में, 1 गिलास पानी में, उसमें हल्दी और सेंधा नमक मिला करके गार्गलिंग कराएं। ये इतना ट्रीटमेंट करने से निश्चित रूप से पेशेंट में लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मैंने कोई कोरोना के पेशेंट को ट्रीट नहीं किया, तो मैं तो अपने सिद्धांत के आधार पे और जो समाचार आते रहते उसके आधार पे मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद, उनका एक डिस्क प्रोलेप्स का पेशेंट है, कटिशूल। उन्होंने पूछा प्रातः एवं सायं निरूह अनुवासन दे सकते हैं क्या? क्योंकि पेशेंट के पास समय कम रहता है, पेशेंट जल्दी ठीक होना चाहता है, जल्दी भागना चाहता है। ऐसी अवस्था में आप प्रातः एवं सायं, प्रातः काल आप अनुवासन दे दें, सायं निरूह दे दें, या निरूह सुबह दे दें, शाम को अनुवासन दे दें। दोनों आप कर सकते हैं। एक और मैं बात बताऊं, जैसे कालवस्ती, कर्मवस्ती, योगवस्ती का कोर्स है, लेकिन वहाँ ये नहीं बताया गया कि प्रतिदिन देना है। आप शाम सुबह दे करके भी कर्मवस्ती, कालवस्ती, योगवस्ती को आप समाप्त कर सकते हैं। बस पेशेंट का में कोई विकृति ना आए, पेशेंट को रोज़ आप उससे पूछते जाएं, कोई तकलीफ़ ना हो, उसको लाभ ही लाभ हो, तो आप प्रातः एवं सायं वस्ती का प्रयोग करा सकते हैं। क्योंकि कालवस्ती, कर्मवस्ती जहाँ वर्णन है वहाँ ये नहीं लिखा है कि प्रत्येक दिन देना है, ये लिखा है कि 30 वस्ती देना है। तो प्रातः एवं सायं भी हम दे सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जैसा आप कह रहे हैं कि पेशेंट जो है बहुत समय तक वो नहीं रह पाता, कम समय में हम पूरी वस्ती देना चाहते हैं, तो प्रातः एवं सायं दे सकते हैं क्या? ऐसा उनका प्रश्न था, तो दे सकते हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी, इन्होंने पुरुष रोगी के स्तन में गांठ हो गई है, कोई पेशेंट है, उनका क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? तो इसमें निश्चित है आप विरेचन करा दीजिए पहले, और विरेचन करने के पश्चात लेखन वस्ती दीजिए। लेखन वस्ती के अंतर्गत त्रिफला, वायविडंग, गिलोय, सुंठी और नागरमोथा। त्रिफला, गिलोय, सुंठी, नागरमोथा,
इन सबको बराबर मात्रा ले करके 300 ml काढ़ा बना लीजिए और फिर इसमें यवक्षार, गोमूत्र 50 ml और सेंधवादी तेल 50 ml या त्रिफला घृत भी डाल सकते हैं। ये विधिवत बस्ती बना करके कम से कम 16 बस्ती पेशेंट को आपको देना है। अनुवासन के रूप में 10 मूल तेल का प्रयोग 30 ml की मात्रा में भोजन के बाद आप कर सकते हैं। साथ में कांचनादि गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार निरंतर पेशेंट को देना चाहिए। और ये इंस्ट्रक्ट करना चाहिए पेशेंट को कि जो गांठ स्तन में हो गई है उसको बार बार टच न करें। एक आदत होती है, कहीं भी गांठ है, कहीं भी कुछ हो जाए तो हाथ हमेशा वहाँ लगा रहता है। यदि बार बार आप टच करेंगे तो और स्टिमुलेशन होगा और गांठ की वृद्धि और अधिक मात्रा में हो सकती है। तो इसमें विरेचन कर्म, लेखन बस्ती और गोक्षरादि गुगुलू, अमृत आदि गुगुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार। चूर्ण के रूप में आप त्रिफला, विडंग, त्रिफला 50 ग्राम, विडंग 50 ग्राम दोनों को मिला लें। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार खाली पेट में इसका सेवन कराएं। इससे भी गांठ में आराम प्राप्त होता है। कुलभूषण हसीजा, उनका पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, लेकिन उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये आम शिकायत है जिसको भी डायबिटीज़ होती है, क्योंकि मूत्र की मात्रा ज़्यादा निकलती है और उसकी वजह कभी कभी कॉन्स्टिपेशन डेवलप हो जाता है। एक तो मुख्य व्याधि की चिकित्सा करते रहिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बार आप आभ्यंतर स्नेहपान त्रिफला घृत से करा कर विरेचन करा दीजिए। एक बार जो संचित का मल है, जो मल चिपका हुआ है आंतों में, वो निकल जाएगा तो पेशेंट को हल्का लगेगा। विरेचन उसमें मधुमेह भी लाभ प्राप्त होगा। संसर्जन क्रम करने के पश्चात शाम को, रात को सोते टाइम एरंड भ्रष्ट हरित की रोजाना दीजिए, या अमलतास का गूदा 20 ग्राम, 4 कप पानी, 1 कप बचे तब तो पकाएं, सोते टाइम रात को पी ले। इससे क्या है, एडिक्शन भी नहीं होगा और मोशन भी उसका पेशेंट का क्लियर हो जाएगा। खान पान में हरी सब्जियां, हरे फल, इसका ज़्यादा सेवन करें जिससे कि मोशन में कोई तकलीफ ना हो। बेसन आदि, मैदा, ऐसे गरिष्ठ भोजन का सेवन बिल्कुल न कराएं, तो धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। निधि शर्मा, डॉक्टर निधि शर्मा, उनका एक बच्चा है, पेशेंट है, उनका स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन है। क्या कर सकते हैं? क्योंकि बच्चा है तो अभी शोधन कर्म तो आप कर नहीं सकते। ऐसी अवस्था में लोकल ट्रीटमेंट और ओरल ट्रीटमेंट करना चाहिए। लोकल ट्रीटमेंट में गंधक द्रुति आदि आपको मिलती है, या गंधक तेल, उसका लेपन करें सिरहा प्रदेश में। अगर यह नहीं मिलता है तो निम्न पत्र को एकदम बारीक कल्क बना लें, पीस लें बारीक, और उसका सिरहा प्रदेश में लेप करें, रोजाना लेप करें। इससे निश्चित रूप से रोगी को आराम प्राप्त होगा। इसके अलावा ओरल ट्रीटमेंट में आयु के अनुसार गंधक रसायन 60 मिलीग्राम, गिलोय सत्व 125 मिलीग्राम, रस माणिक 30 मिलीग्राम, ये बारीक पुड़ियाँ बना करके, बारीक करके और शहद के साथ पेशेंट को चटाएं। अगर बहुत छोटा है, 4 साल का है, 5 साल का है, तो इसकी आधी मात्रा कर दें। ये मात्रा मैंने आपको बताई। 8 से 12 साल तक के बच्चों में आप ये मात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा एक बाल चतुर्भद्र सायरप आता है, आधा चम्मच दिन में 2 बार पेशेंट को पीने के लिए देवें। साथ में मीठी चीज़ें
निश्चित रूप से वर्जित कर देना चाहिए। ज़्यादा चॉकलेट, आइसक्रीम आदि ये बच्चे को न देवें। कुलभूषण हसीजा थायराइड का ट्रीटमेंट, इसमें हाइपो भी होता है, हाइपर भी होता है, लेकिन दोनों अवस्था में पेशेंट का शोधन कराना बहुत आवश्यक है। वमन और विरेचन जरूर कराना चाहिए। और अगर हाइपर है तो ये पित्तानुबंध है, हाइपो है तो कफानुबंधी है। इस बात को ध्यान में रखकर आगे ट्रीटमेंट करें। बौन विरेचन करने के बाद नस्य कर्म इसमें कराना चाहिए, दोनों अवस्थाओं में। नस्य कर्म के लिए पिपली और अपामार्ग, पिपली चूर्ण, अपामार्ग चूर्ण 100-100 ग्राम, 50-50 ग्राम बारीक चूर्ण करके रख लीजिए। और जिस दिन नस्य देना है उसके एक दिन पहले 2 चम्मच निकाल के भिगो के पानी में रख दीजिए, चटनी बना करके। फिर प्रातःकाल इसको मसल के छान लीजिए और ये 6 से 8 बूंद की मात्रा में प्रत्येक नासा में डालना है। विधि ये रहेगी कि 2 दिन आपको स्नेह नस्य करना है अणुतैल से, और प्रत्येक तीसरे दिन अवपीड़न नस्य देना है। ऐसा 21 दिन का कोर्स करें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट में आराम प्राप्त होगा। दूसरा, एक योग में हमेशा बताते आ रहा हूँ, जलकुंभी। जलकुंभी जहाँ पानी स्थिर रहता है वहाँ पर जलकुंभी बहुतायत में आपको मिलेगा, तालाब में, नदियों में। पत्र को तोड़ लीजिए, मोटे पत्ते होते हैं, और सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जला दीजिए और इसकी कैप्सूलिंग कर लीजिए 1000 mg की। और इसका प्रयोग भी 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर, 2 कैप्सूल शाम को आप सेवन कराएं। थायराइड में निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। साइनोसाइटिस का ट्रीटमेंट, जीर्ण प्रतिष्ठा, इसमें मैं तो सलाह दूंगा कि पहले वमन करा दीजिए। वमन से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है जीर्ण प्रतिष्ठा में। और फिर हल्का मृदु विरेचन करा दीजिए और उसके पश्चात फिर दवाइयाँ दीजिए। दवाइयाँ देने के पहले आपने वमन कराया, लघु विरेचन कराया, उसके बाद नस्य कर्म करना है। और नस्य कर्म के लिए एक चक्रदत्त का योग है जो मैं कई बार बता चुका हूँ, शिग्रु, वचा और विडंग। इनको 50-50 ग्राम लेके बारीक चूर्ण करके रख लीजिए। और जैसे मैंने पहले विधि बताई, 2 चम्मच निकाल के थोड़ा पानी मिला दीजिए, चटनी जैसा बना दीजिए और प्रातःकाल मसल के छान लीजिए। ये भी, इसकी मात्रा 6 से 8 बूंद की होती है। 2 दिन स्नेह नस्य वचा तेल से करिए 4-4 बूंद, और तीसरे दिन अवपीड़न नस्य करें। नस्य देने के पहले वाह्य अभ्यंग ग्रीवा के ऊपर, वाह्य स्वेदन, नाड़ी स्वेद, मृदु स्वेद, ये करना आवश्यक है। और फिर विधि पूर्वक नस्य कर्म आप दीजिए। 21 दिन का कोर्स दीजिए। औषधियों में जो श्रेष्ठ लाभ करते हैं उसमें महालक्ष्मी विलास रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती रस 60 मिलीग्राम, अभ्रक भस्म 60 मिलीग्राम, ये 125 मिलीग्राम भी ले सकते हैं इसको। इनको मिला करके शहद के साथ दिन में 3 बार पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा इम्यून टैबलेट, ये चरक कंपनी की आती है, 2 सुबह 2 शाम को पानी के साथ। और जो पुड़ियाँ मैंने बताई वो पुड़ियाँ जो है ब्रह्म रसायन के साथ दीजिए, ब्राह्मी रसायन के साथ। बहुत ही उपयोगी है। खास तौर में जो बच्चों को बार बार प्रतिष्ठा होता है उसमें तो रामबाण जैसी है। मैंने ऐसे कई रोगियों को दिया है और बहुत लाभ प्राप्त होता है ब्राह्मी हवले के साथ ये पुड़ियाँ जो मैंने बताई। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, इन्होंने पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट पूछा है। तो पहले तो कास्टोफैक्टर को आपको पता लगाना पड़ेगा कि गाल ब्लैडर स्टोन की वजह से है या पैंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया है उसकी वजह से है।
अगर गाल ब्लाडर स्टोन है तो पहले स्टोन की चिकित्सा करिए। उसमें मैंने आपको बताया था कुटकी, शतावरी, ककड़ी बीज और गोक्षुर। इसकी टैबलेट भी आ गई है मार्केट में, जिससे मैंने आपको बताया था GS ट्रिप्सी। 2 गोली दिन में 3 बार लें। 1 महीने के अंदर 10 mm तक जो कैलकुलस है, स्टोन है, वो बाहर निकल जाता है। इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन तो हो ही जाता है। गाल ब्लैडर स्टोन के कारण भी इन्फ्लेमेशन पैंक्रियाज में होता है। तो उसके लिए अग्नि कुमार रस 60 मिलीग्राम, स्वर्ण सूत शेखर रस 60 मिलीग्राम, यकृत प्लिहारी लौह 250 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्राएं शहद के साथ दीजिए। इसके अलावा भूमि अमल की क्वाथ, कुमारी आसो, भूमि अमल की क्वाथ 2 चम्मच, कुमारी आसो 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी, भोजन के बाद दोनों टाइम इसका सेवन रोगी में कराएं। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी संशमनी बटी 2 गोली दिन में 2 बार और लाक्षणिक ट्रीटमेंट देवें। ज्वर है तो आप सुदर्शन घनबटी, अमृतारिष्ट आदि का सेवन कराएं। तो लक्षण के आधार पर भी ट्रीटमेंट आपको पैंक्रियाटाइटिस में करना है, क्योंकि ये बड़ी कृच्छसाध्य और असाध्य व्याधि है। डॉक्टर भारत ठोक शीत पित्त में लघु शीत शेखर रस है, उन्होंने 7 दिन दिया और पेशेंट ठीक हो गया शीत पित्त का। बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो इसके डाटा रखिए, क्योंकि कई बार पेशेंट ठीक हो जाता है किन्हीं और कारणों से। जब आपके सारे पेशेंट में लाभ करे तब निश्चित रूप से ये सफल चिकित्सा हो सकती है। लेकिन आपका अनुभव है, आप इसको आगे भी बढ़ाइए। शीत पित्त में लघु सूत शेखर रस 125 मिलीग्राम की मात्रा दिन में 2 या 3 बार देने से 7 दिन तक इन्होंने दिया और शीत पित्त का रोगी ठीक हो गया। आप लोग भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आज हमारे जो चिकित्सक बंधु जो उपस्थित थे परसों, वह हैं डॉक्टर सुनील रातौरी जी, डॉक्टर नवीन्द्र चंद जोशी जो कि इस कार्यक्रम के संचालक हैं, आयुष दर्पण के कर्ता धर्ता हैं, विकेश महाजन जी, डॉक्टर प्रमोद कटारिया जी, डॉक्टर रेखा वर्मा जी, डॉक्टर मनोरंजन साहू, आशीष कुमार जी, पंकज शुक्ला जी, विनोद पटेल जी, विजय सैनी जी, आशुतोष कुमार, डॉक्टर योगेश महाजन जी, गौरव पारधी जी, बहुत सीनियर चिकित्सक महेंद्र चतुर्वेदी जी, मुकम्बिका रचना जी, प्रशांत शशाने जी, शैलेंद्र ठाकुर जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला, ये सजग चिकित्सक हैं, हमेशा नए नए प्रश्न पूछती रहती हैं और बिल्कुल आयुर्वेद, प्योर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करती हैं। पंचकर्म को भी अक्षरशः अपनाती हैं। सविता पाटिल जी, अनुराग अहिरवार जी, आनंद आयुर्वेद, ज्योतिबाला डामोर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान में। इनके भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आते रहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कुंद्रा जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, रीना शर्मा जी, मनीष खरे जी, अदिति त्रिपाठी जी, विकास चौधरी जी, मनदीप शुक्ला जी, मीना गुप्ता जी, वंदना पाठक जी, शीतल गुंजनवार, डॉक्टर RB प्रजापति, डॉक्टर संजय और मणिभूषण कुमार, ये हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। पटना में प्रैक्टिस करते हैं पंचकर्म की और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बड़े नम्र स्वभाव के, बड़े बहुत ही अच्छे आदमी हैं डॉक्टर मणिभूषण कुमार जी। अब आइए, आज का जो विषय है गृहिणी पर, IBS पर चर्चा हम लोग करेंगे आज। जैसा कि आप जानते हैं, गृहिणी ये आमाशय और पक्वाशय के बीच में
पित्त धरा कला होती है, जिसको षष्ठी धरा कला भी कहा जाता है, और इसका काम है पाचन, अन्न का शोषण मेटाबॉलिज्म के द्वारा। इसलिए इसका नाम ग्रहणी, चूंकि ग्रहण करती है इसलिए इसका नाम ग्रहण। आईबीएस आजकल बहुत कॉमन है। 25 और 45 उम्र के बीच में प्रत्येक 5वां व्यक्ति इससे ग्रसित है। कहने का तात्पर्य यह है कि 25 से 45 वर्ष के बीच में आईबीएस के रोगी ज़्यादा पाए जाते हैं। यह एक प्रकार का जीआईटी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। इसमें जो पैरासिटिक मूवमेंट होते हैं वो प्रभावित होते हैं। आईबीएस में जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत सेंसिटाइज हो जाती है। थोड़ा भी स्टिमुलस देने पर क्रैम्स होते हैं, उदर शूल जिसको हम प्रवाहन कहते हैं, अधिक क्रैम्प की उत्पत्ति होती है। आपको पता ही होगा न्यूरोट्रांसमीटर एक सेरोटोनिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। यह गट्स से और ब्रेन दोनों जगह से स्रावित होता है, जिसको बोलते हैं सेरोटोनिन। जब सेरोटोनिन गस्ट में ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेशेंट को अतिसार जैसे लक्षण होते हैं, और जब ये सेरोटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, सेक्रेशन कम हो जाता है, तो विबंध हो जाता है। और आपने देखा होगा आईबीएस में कभी द्रवयुक्त, कभी कठिन या गाढ़ा मल प्रवृत्ति होती है। अतिसृष्टम विबद्धम वा द्रवम तदुपदस्यते तृष्णा आरोचक वैरस प्रसेक तम कानुता शूनपाद करः साहस्ति परवरुक शरदरम जुरः लोह आम गंधस्तिक्ताम्ल उद्गारस्व जायते। ये लक्षण है। ये जो मैंने लक्षण बताए वो ग्रहणी के हैं, और बिल्कुल हूबहू यही लक्षण आईबीएस में भी प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हम ग्रहणी से या संग्रहणी से आईबीएस की तुलना कर सकते हैं। जैसे आईबीएस में क्रैम्स होता है, कभी पतला कभी कठिन मल प्राप्त निकलता है, वेदना होती है। और आयुर्वेद में भी कहा गया है आंत्रकूजनम आलस्यम दौर्बल्यम सद्दम तथा, आंत्रकूजनम आलस्यम दौर्बल्यम सद्दम तथा द्रवम शीतम घनम सिद्धम सकटि वेदनम सकृत आमम सबहु पैच्छिल्यम शब्दम मंद वेदनम। कहने का तात्पर्य है कि आईबीएस बिल्कुल एग्जैक्टली जो संग्रहणी का वर्णन है उससे बिल्कुल 100% मिलता जुलता है। ये उत्पत्ति कैसे होती है ग्रहणी की या आईबीएस की? तो इसका मूल कारण है अग्निमांद। अग्निमांद होने से आम विष की उत्पत्ति होती है, और यही आम विष आगे चलकर सुक्तत्व प्राप्त होता है, और यही आम विष ग्रहणी को दूषित करके ग्रहणी रोग की उत्पत्ति करता है। दूष्यत्य अग्निम सदुष्टो अन्नम न तत्पचति लघ्वपि अपच्यमानम सुक्तत्वम याति अन्नम विश्रूपताम। और अधस्तु पक्वाम व पूर्वोत्तम ग्रहणी गदा उच्चते सर्वमानव प्राय हिस्विदहिते। हम आहार खाते हैं, पूर्णतः पचन नहीं हो पाता अग्निमान के कारण, तो पक्व और अपक्व दोनों प्रकार का मल बार बार बाहर निकलता है। अधस्तु पक्वामम व पूर्वोत्तम ग्रहणी गदा उच्चते श्रेयमानम प्राय हिस्विदह्यते। और लक्षण मैंने बताया आपको। आईबीएस के हूबहू लक्षण अतिसृष्टम विबद्धम वा द्रवम तदुपदस्यते तृष्णा आरोचक वैरस्य प्रसेक तमकानुता शूनपादकरः सहस्ति परवरुक शरदरम जुरा लोह आमगंधस्तिक्ताम्ल उद्गारस्व जायते। कभी पतला कभी गाढ़ा, क्रैम्स युक्त, पैरों में सूजन आती है, कभी कभी ज्वर हो जाता है, अरुचि होती है, खाने की इच्छा नहीं होती। कहने का तात्पर्य है कि आईबीएस और संग्रहणी बिल्कुल लक्षण सामान्य है। आईबीएस के लक्षण में देख लें, उदर वेदना होती है, कभी अतिसार कभी विबंध हो जाता है, मल त्याग की इच्छा बनी रहती है, हृदयास
थकावट, फाउल स्मेल और पैरों में सूजन, कभी कभी ज्वर और वमन भी मिल सकता है। तो ये IBS के लक्षण हैं और यही लक्षण लगभग संग्रहणी के भी हैं। प्रोग्नोसिस, ये कठिन साध्य व्याधि है, बच्चों में साध्य है, मिडिल एज वालों को याप्य है और वृद्धावस्था में ये असाध्य है। और बहुत क्रॉनिक IBS हो जाए तो निश्चित रूप से असाध्य होती है। तो जैसा मैंने बताया कि इसका मूल कारण अग्निमांद है, तो इसलिए हमको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए। समय पर उठें, समय पर खाना खाएं, बहुत ऑयली रिच कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, हल्का खाना खाएं, नित्य प्रतिदिन अदरक का सेवन करें, भोजनाग्रे सदापथ्यम लवणाद्रक भक्षणम, छाछ का तक्र का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करें, लेकिन शक्कर डाल के उस सेवन न करते हुए जीरा, काला नमक आदि डाल करके तक्र का सेवन करना चाहिए। लाइफ स्टाइल यदि आप ठीक कर लेंगे तो आधा ट्रीटमेंट तो आपके पास खुद है। आइए अब ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करें। भेद को भी देखें, अगर इसके प्रकार कितने होते हैं तो चरक ने तो वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज 4 प्रकार का बताया है। माधव निदान में वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ऐसे 4 भेद जो चरक ने बताए हैं वो तो बताए ही हैं, साथ में 2 अन्य प्रकार के भी ग्रहणी रोग का उल्लेख प्राप्त होता है। एक क्षतज ग्रहणी, जिसका हम तुलना अल्सरेटिव कोलाइटिस से कर सकते हैं, वो भी इसमें उल्लेख आता है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी ट्रीटमेंट लगभग संग्रहणी के समान ही किया जाता है। सबसे पहले चूंकि अग्निमांद मूल कारण है, सबसे पहले अग्निमांद को दूर करना है तो दीपन पाचन औषधियाँ, जिसमें त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, शुंठी चूर्ण, लवण भास्कर, अष्टांग लवण आदि का सेवन कराएं। मेरे हिसाब से पंचकोल चूर्ण या काढ़ा देना ज़्यादा उचित है। 7 दिन तक पेशेंट को दें प्रथम अवस्था में, और फिर पंचकर्म के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन कराएं। और चूंकि एंग्जाइटी हो जाता है पेशेंट को तो शिरोधारा भी साथ साथ में कराएं। जैसा पहले मैंने बताया, ग्रहणी के लक्षण IBS से मिलते हैं, इसलिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो जो संग्रहणी का ट्रीटमेंट है वही ट्रीटमेंट IBS में होगा। 3 प्रकार का ट्रीटमेंट हम IBS या ग्रहणी में करते हैं। पहला है पंचकर्म के माध्यम से डिटॉक्सिफिकेशन कर दीजिए, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में है। सबसे पहले पाचन दीपन शुंठी चूर्ण से या पंचकोल चूर्ण से निरामावस्था प्राप्त करिए 3 दिन या 4 दिन तक। फिर त्रिउष्णाद घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, सम्यक स्नेह लक्षण मिलने के बाद 1 दिन स्वेदन और फिर इसके बाद वमन करा दें। वमन के लिए आचार्य चरक ने कहा है मदन फल काढ़ा 100 ml, मदन फल क्वाथ 100 ml और उसमें 20 ग्राम सरसों कल्क मिला करके, और फिर इसके बाद 15 ग्राम मदन फल पिपली। अगर आपने मदन फल काढ़ा लिया है तो पिपली मिलाने की आवश्यकता नहीं है। मदन फल काढ़ा 100 ml, 20 ग्राम सरसों कल्क, ये वमन के लिए प्रयोग आप करें। उसके बाद विरेचन कराना है, वमन के 15वें दिन विरेचन। तो विरेचन के लिए आभ्यंतर स्नेहपान आपको त्रिउष्णाद घृत से ही करना है। और इसमें जो योग बताए हैं संग्रहणी के लिए, IBS के लिए, उसमें एरण्य तैल 40 ml और यवक क्षार 2.5 ग्राम, ये प्रातःकाल खाली पेट में दे दें। अथवा अमलतास 30 ग्राम, हरित की 30 ग्राम, शुंठी 20 ग्राम, इनका काढ़ा 100 ml बना लें और कैस्टर ऑयल इसमें 30 ml डाल करके विरेचन कराएं। विरेचन करने के बाद फिर वस्ती देने का प्रावधान है। योग वस्ती देवें। वस्ती में एरण्य मूल आदि वस्ती निरूवस्ती के रूप में और 10 मूल आदि तैल, 10 मूल तेल अनुवासन वस्ती के रूप में
प्रयोग करना है, मात्र 8 वस्तियाँ ही देना है। इस तरीके से ये जो चिकित्सा हुई वो डिटॉक्सिफिकेशन की चिकित्सा हुई। गृहणीम आश्रितम दोषम विदग्धाहार मूर्छम सा विष्टम प्रसेकार्थ विदाहारुचि गौरवई है। आम लिंगवानितम दृष्ट्वा सुखोषणे नाम मनोधयत फलानाम वा कषाणे पिपली सरसपै तथा लीनम पक्वास्यास्तम वायाप्यम श्राव्यम संदीप नहीं है शरीरानुगते सामे रसे लंघन पाचनम विशुद्ध्यामासे यस्मै पंचकोलाद विस्तृतम दद्याद प्यादि लघुन्नम पुनर्योगा से दीपनान। ये डिटॉक्सिफिकेशन करने के बाद पंचकोल काढ़े का सेवन निरंतर पेशेंट में कराते रहना चाहिए। दूसरी जो प्रमुख चिकित्सा है वो मैं बताना चाहूँगा और मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग इसको अपनाएं। वह है परपटी कल्प, जो आज हम लगभग भूल गए हैं। पुराने वैद्य अभी भी कराते हैं। मैंने अपने जीवन काल में लगभग 30 से 35 पेशेंट का परपटी कल्प कराया है और सब में 100% लाभ प्राप्त हुआ है। कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसके 2 प्रयोग हैं, 30 दिन का परपटी कल्प और 20 दिन का परपटी कल्प। परपटी कल्प के रूप में पंचामृत परपटी, रस परपटी या स्वर्ण परपटी का सेवन आप कर सकते हैं। यह भी 2 प्रकार का है, सान्न परपटी कल्प और निरान्न परपटी कल्प। सान्न में फलों का रस, मूंग की दाल, जो हल्का खाना है वो देते हुए कल्प कराते हैं। और निरन्न में सिर्फ तक्र का सेवन या दुग्ध का सेवन, तक्र का सेवन जिसमें अतिसार ज़्यादा हो उसमें तक्र का सेवन कराइए। और यदि अतिसार साथ संग्रहणी है ज़्यादा तो आप दुग्ध के साथ कर, कॉन्स्टिपेशन हो, विबंध हो, तब दुग्ध के साथ आप कल्प कराइए। विधि ये है 30 दिन के लिए। पहले तो मैंने बताया पंचकोल काढ़ा 1 हफ्ता दे दीजिए और उसके बाद परपटी कल्प चालू करिए। प्रथम दिन 100 mg, फिर 200, फिर 300, 10वें दिन 1000 mg हो जाएगा, यानी 1 ग्राम। 10वें दिन 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम की मात्रा 11वें से 20 दिन, यानी 11वें, 12वें, 13वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें, 18वें, 19वें और 20 दिन, 20वें 1 ग्राम की मात्रा स्टेटस देना है। फिर 21 दिन से मात्रा को कम करना है। 21वें दिन 900 mg, फिर 800 mg और इस प्रकार से 30वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाती है। ये विधि है 30 दिन के लिए। 20 दिन के लिए बड़ा सिंपल है। प्रथम दिन 100 mg, द्वितीय दिन 200, ऐसा बढ़ाते जाइए। 10वें दिन 1000 mg अर्थात 1 ग्राम। फिर 11वें दिन से फिर कम करना चालू कर दीजिए। 11वें दिन 900, फिर 800, 700, इस तरीके से 20वें दिन 100 mg की मात्रा आ जाएगी। तो इस तरीके से 2 प्रकार का परपटी कल्प मैंने आपको बताया। अन्नपान के रूप में परपटी के साथ स्याह जीरा और घृत भार्जित हींग, जीरा को थोड़ा घृत में भूंज लीजिए और इसका बारीक चूर्ण कर लीजिए और हींगू को घृत में भार्जित कर लीजिए। तो लगभग 500 मिलीग्राम के आसपास हींग और 500 मिलीग्राम जीरा, ये परपटी कल्प में मिला करके सेवन कराना है। निरन्न परपटी कल्प में सिर्फ आपको तक्र या दुग्ध देना है। तक्र का उपयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। दिन भर में तक्र लगभग 5 से 6 लीटर, 7 लीटर तक भी रोगी ले सकता है। प्रातःकाल 6 बजे से सायं 10 बजे तक परपटी कल्प आप दे सकते हैं, लेकिन कोई अन्न ऐसी अवस्था में नहीं देना है। इसके बहुत अच्छे लाभ होते हैं और संग्रहणी IBS का अचूक चिकित्सा है ये। तो परपटी कल्प अपनाएं और IBS को भगाएं। इसके पश्चात फिर औषधियां हैं, जो संशमन औषधियां हैं उनका प्रयोग करें। तो पंचामृत परपटी कल्प करने के बाद शमन औषधियां का प्रयोग करें। उसी प्रकार
पंचकर्म करने के पश्चात संशमन औषधियों का प्रयोग करें। उसके लिए बहुत सारे योग हैं जो मेरे अनुभूत हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। सुंठी, अतीस और नागरमोथा। सुंठी, अतीस और नागरमोथा, ये 100-100 ग्राम चूर्ण बना के रख लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार तक्र के साथ इसका सेवन कराएं। दूसरा एक योग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्वगूदा, चित्रक और सुंठी। बिल्वगूदा, चित्रक और सुंठी बराबर बराबर मात्रा में लेकर के बारीक चूर्ण बना लें और इसको 1 चम्मच सुबह शाम को या दिन में 3 बार छाछ के साथ इसका सेवन कराएं। इसके अलावा बिल्व, ईसबगोल और बड़ी सौंफ। बिल्व, ईसबगोल और बड़ी सौंफ 100-100 ग्राम ले लें, बारीक चूर्ण तैयार कर लें। 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार तक्र के साथ या पानी के साथ आप सेवन कराएं। रस औषधियों में पंचामृत परपटी 250 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 60 मिलीग्राम या 125 मिलीग्राम, शंख भस्म 250 मिलीग्राम और घृत भारजित जीरा 500 मिलीग्राम। ऐसी ये एक मात्रा है। दिन में 2 या 3 मात्राओं का सेवन कराएं शहद के साथ। गृहिणी कपाट रस 125 मिलीग्राम, रस परपटी 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम और अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार आप सेवन करा सकते हैं। चित्रकारी बटी और कुटज घन बटी, ये भी देना बहुत आवश्यक है। 2-2 गोली दिन में 2 बार। आश्वारिष्ट में तक्रारिष्ट 2 चम्मच और कुटिजारिष्ट 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी मिला दीजिए और भोजन के बाद पेशेंट को दीजिए। ये तो चिकित्सा की बात हुई, लेकिन जो लाइफ स्टाइल ठीक करने की बात हमने कही वो ध्यान रखना है। योगा है, प्राणायाम है, पैदल चलना, खाने में परहेज रखना, क्योंकि भोजन के माध्यम से ही जब अहित आहार विहार का सेवन करते हैं तो अग्निमंद हो जाती है, जिसकी वजह से अग्निमांद होता है और अग्निमांद से आम विष की उत्पत्ति होती है और यह आम विष जिस दोष से मिलेगा या जहाँ जाएगा उस प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं। अजीर्ण के द्वारा ये होता है। तस्य लिंगम अजीर्ण से विष्टम्बा सदन भ्रम शिरो रुक्ष मूर्छा च भ्रमा पृष्ठ कटिग्रह संसर्जमानं पित्तेन दाह तृष्णा मुखयाम्यान जन्यत्य अम्लपित्तम च पित्तजान सप्रान गणान यक्ष्मा पीनस मेहादीन कफजान कफ संगतम करोति वात संसष्टम वादजान गदान भूम मूत्रोगांस मूत्रस्तम कुक्ष रोगान सकृतगतम रसादिभिष संसष्टम कुर्याद रोगान रसादिजान। कहने का तात्पर्य है आम विष से ही तमाम प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होती हैं। इसलिए अग्नि ठीक रहे, ये व्यवस्था आपको शुरू से और अंत तक करना है। ट्रीटमेंट करने के पश्चात भी रोगी को समझाइश दें, खान पान सुधार के रखें, नहीं तो फिर से ये हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ बातें आपको गृहिणी और IBS के बारे में बताई। आशा है आपको पसंद आया होगा। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार और उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय आयुर्वेद।